जेपी लोहिया और कर्पूरी की पाठशाला में सियासत का ककहरा सीखने वाले नीतीश कुमार क्या एनडीए के खेमे में जाने के बाद पूरी तरह से मानसिक तौर पे भी वो भाजपाई या फिर संघी हो चुके हैं, जिसकी सियासत की शुरुआत ही दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और आदिवासियों के हितों की बात करने के साथ हुई थी, और जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा सोशल जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ी, वो नीतीश कुमार आज भारतीय जनता पार्टी के उस ट्रैप का हिस्सा हो चुके हैं जिसके तहत आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी भी वो चुप है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, यानी कि एनडीए की जो सरकार है, ये सरकार आरक्षण को लूट लेना चाहती है। आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे नीतीश कुमार ने हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक पर जिस तरह से भाजपा के हाँ में हाँ मिलाया था और मुसलमानों के बड़े वर्ग की नाराज़गी मोल ली थी, और उसके बाद उन्हें फिर झुकना पड़ा था और उन्होंने मुसलमानों को यह आश्वासन दिया था कि मौजूदा शक्ल में वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन नहीं किया जाएगा। बात यह है कि लेटरल एंट्री के नाम पर पिछले दिनों केंद्र सरकार के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 45 पदों पे ब्यूरोक्रेट्स के 45 उच्च पदों पे सीधी बहाली निकाली है। इसमें उप सचिव, संयुक्त सचिव और डायरेक्टर लेवल के आईएएस अफसरों के पदों पर बहाल किया जाना है, और जिसमें एक भी आरक्षण नहीं दिया गया है, न तो अनुसूचित जाति को, न तो अनुसूचित जनजाति को, न ही तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग को। इस पूरे मामले को देखते हुए पूरे देश में विपक्ष की पार्टियों ने बड़े पैमाने पर जोरदार इसका विरोध किया है, और हद तो ये है कि अखिलेश यादव ने एक बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर से उनकी पार्टी इस पे बड़े पैमानों पे आंदोलन करेगी, लेकिन इसका विरोध एनडीए में रहने वाली पार्टियों ने नहीं किया है। नीतीश कुमार आज तक इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोलते हैं, और उनकी सरकार है, बल्कि उन्हीं की बैसाखी पे नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में चल रही है। मामला यह है कि 2018 में केंद्र सरकार ने, यानी कि नरेंद्र मोदी की ही सरकार ने एक लेटरल एंट्री का एक फार्मूला तय किया था। उस फार्मूले के तहत सरकार का ये मानना था कि विशेषज्ञ जो है, जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं और अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, उन्हें सरकार आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सीधे ब्यूरोक्रेट्स के रूप में, यानी कि आईएएस अफसरों के वैसे पदों पे जो 8 साल, 10 साल, 12 साल तक काम करते हैं, उनका प्रमोशन होकर के वो संयुक्त सचिव या उप सचिव या फिर डायरेक्टर लेवल के पोस्ट पे जाते हैं। उस पोस्ट पे सीधी बहाली होगी और इसमें आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होगी। एक तरह से आरक्षण को बिना संवैधानिक रूप से खत्म किए ही आरक्षण को समाप्त करने की यह तैयारी है नरेंद्र मोदी की, जिसके बारे में राहुल गांधी पिछले 2 साल से आवाज उठाते रहे हैं। गांधी ये कहते रहे हैं कि एक तो पिछड़े दलितों और आदिवासियों की संख्या ब्यूरोक्रेसी में न्यूनतम है, और जो मंत्रालय चला रहे हैं वो तमाम के तमाम पदों पे अपर कास्ट के लोग हैं, यानी कि राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, भूमियार हैं, क्षत्रिय हैं। ऐसी सूरत में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी हैं या फिर कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, उनकी कोई भी नुमाइंदगी ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। कहने को तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आईएएस आईपीएस की परीक्षाएं लेता है, उन परीक्षाओं में रिजर्वेशन है जिसमें, लेकिन उसके तहत जब टॉप लेवल के अधिकारियों की बहाली अगर लेटरल तरीके से होगी, तो वैसी सूरत में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके हिस्से में एक पद भी नहीं जाएगा। 2018 के बाद से लेटरल एंट्री कई बार हो चुकी है, जिसमें पिछली बार 23 पदों पे बहाली की गई थी, और अगर आप उन 23 पदों की सूची को देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें आपको खोजने से भी न तो अनुसूचित जाति का कोई मिलेगा, न तो अनुसूचित जनजाति का मिलेगा, और न ही पिछड़ा वर्ग का मिलेगा। तो एक तरह से ये नरेंद्र मोदी की सरकार ऐलान कर चुकी है कि अब आरक्षण उच्च पदों पे नहीं दिया जाएगा, जिसका जीता जागता सबूत है ये लेटरल एंट्री
कल जब सोशल मीडिया पे लेटरल एंट्री से जुड़ी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वो विज्ञप्ति है वो वायरल होने लगी, तो तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या फिर लालू प्रसाद हो, इन लोगों ने बड़े ज़ोरदार तरीके से इसका विरोध जताया। और राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि लेटरल एंट्री दरअसल आरएसएस के लोगों को आईएएस के बतौर नियुक्त करने का एक फार्मूला है, जिसमें दलितों पिछड़ों की संख्या वैसे ही कम है और उनकी संख्या को समाप्त करने की कोशिश है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने पूरा विस्तार से एक ट्वीट किया जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि कैसे लेटरल एंट्री दलितों पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों को, उनके संवैधानिक अधिकार को लूट लेने की कोशिश है। और इसी मामले पर जिस तरह से ज़ोरदार तरीके से अखिलेश यादव ने आवाज़ उठाई है, उससे अब ऐसा लगता है कि सरकार के ऊपर बड़ी दबाव बढ़ता चला जा रहा है। और अगर इस तरह की एंट्री को बंद नहीं किया गया तो एक देशव्यापी आंदोलन भी शुरू हो सकता है। अब जहाँ तक बात नीतीश कुमार की है और चंद्रबाबू नायडू की है, 240 सांसदों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी इन्हीं दो नेताओं के कंधे पे सवार होकर के सरकार चला रही है। नायडू और नीतीश दोनों ऐसे नेता हैं जिनका जो वोट आधार है वो पिछड़ा दलित बड़े पैमाने पर है। और अगर इन लोगों ने इस मामले में कोई विरोध नहीं जताया तो आप यकीन मानिए कि इनके खिलाफ दलितों और पिछड़ों की जमाबंदी होगी और जिसे इंडिया गठबंधन बड़े पैमाने पर भुनाने की कोशिश करेगा। और ये गठबंधन ये भी कोशिश करेगा कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के नाम पर नीतीश कुमार आरएसएस के उस एजेंडे को चला रहे हैं, वही आरएसएस जो कई बार इस बात को कह चुका है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए यहाँ। ऐसे में नीतीश कुमार और नायडू के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। और अगर ये मामला मजबूती से आगे बढ़ाया गया तो जिस तरह से नीतीश कुमार बुरी तरह से वक्फ संशोधन अधिनियम में फंसे थे, उसी तरह उनकी पार्टी इसमें फंसेगी। और आने वाले समय में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव में नीतीश कुमार से यह सवाल किया जाएगा कि आप पिछड़ों के पक्ष में हैं, आप आरक्षण के पक्ष में हैं और आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के पक्ष में हैं कि नहीं है।